आवाज आ रही है? ठीक है, चलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो इसको आज नहीं कल कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। बता दो x माइनस वन को 1/t मान लो, अपने आप सारे क्वेश्चन टी में लेके जाओ। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन तो करना चाहिए यार। कैसे करते हो तो बता ही दिया मैंने। x माइनस वन को t मान को, फिर वो t में सब्स्टिट्यूट कर दो। x इक्वल टू क्या आएगा, 1/t प्लस 1 आ जाएगा। एक तो x की वैल्यू t के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना, हो जाएगा। कैलकुलेशन करना है उसमें, और कुछ थोड़ा है। सिंपल कैलकुलेशन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो देखो, जब फर्स्ट क्लास में जब इंटीग्रेशन मैंने शुरू किया था तो मैंने बताया भी था कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा इसका जो इनडायरेक्टली जो एप्लीकेशन आएगा वो अपना एरिया अंडर द कर्व आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से करोगे तो एरिया वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, एरिया में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझते पहले ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। कि अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसे लिख रखा है a से b fx dx, ठीक है, तो a को क्या बोलते हैं, a मतलब a और b कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, a और b कोई भी रियल, जैसे मान लो ऐसा लिख रखा है a से b 2 से 3 x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये लिखा है। ठीक है, तो यही मतलब है कि कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन है और dx के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका ये मतलब होता है a से b fx dx का मतलब क्या होता है वो लिख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये होता है नेट एरिया ठीक है, a से b fx dx का ये मतलब होता है नेट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, नेट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx विद x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ठीक है, बस एरिया में और यहाँ पर एक ही टर्म का फर्क होता है और ये होता है, ये हटा देंगे ना तो एरिया वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब एरिया हम लोग करेंगे ना तो एरिया में मैं यही लिखाऊंगा डेफिनेशन उसका, यहाँ पर भी यही आएगा, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, लिटिल बिट चेंज होगा, नेट हट जाएगा, थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होगा नेट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx विद x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। देखो अब इसका नेट एरिया का मतलब क्या होता है, होता है क्या कि मान लिया x एक्सिस है, ठीक है, ये मान लिया a पॉइंट, ये मान लिया b पॉइंट, ठीक है ना। ये कर्व y इक्वल टू fx का है, किसका है, y इक्वल टू fx है। ठीक है, ए से बी में हमने ग्राफ ग्राफ को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ए से बी में। अब देखो नेट एरिया ये होता है कि कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ का वो पार्ट या वो एरिया जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, भाई वैल्यू क्या होता है, वैल्यू हमेशा वाई के वैल्यू होता है, तो एफ एक्स क्या है, वाई है ना, और उस वाई को ए से बी में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर ये वाई पूरा वाई का ट्रेस है, ये एक्स की वैल्यू है, और जो पाथ है वो वाई का है, ठीक है,
तो हमें y का वैल्यू निकालना है, सारे समेशन करना है कहां से कहां तक, a से b में। तो इसमें ये होता है कि जो पार्ट x का ऊपर, सॉरी जो पार्ट ग्राफ का ऊपर है ये वाला पार्ट, और जो नीचे है ये वाला पार्ट। तो जो ऊपर है ना, जैसे मान लो ये a1 हो गया, मान लो इसका वैल्यू a1 आएगा, कुछ ना कुछ जोड़ोगे, ऐड करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो a1 आएगा। ये मान लिया इसका a2 आ जाए, ये मान लिया a3 आ गया, और ये मान लिया a4 आ गया। तो नेट एरिया का ये मतलब होता है कि जो पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। और जो एक्स एक्सिस के नीचे है, अगर मान लो कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव, और ये वाला आउटपुट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो नेट एरिया का ये मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एज इट इज जो वैल्यू है उसको आपस में एड अप करने के बाद जो आउटपुट आए वही अपना नेट एरिया होता है। यानी अगर इसका इस सिनारियो में अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, देखो ऐसा आएगा, a1 प्लस आएगा, माइनस a2 आएगा, प्लस a3 आएगा, और माइनस a4 आएगा। ठीक है, a1 ऊपर था तो प्लस में आ गया, a2 नीचे था तो y का वैल्यू नेगेटिव होगा ना। ये सारे समझो सारे y को ऐड कर रहे हैं, सारे y को ऐड करने के बाद a2 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो नीचे है तो अगर x इसके नीचे है तो आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस a2 लिख दिया हमने। ये वाला पार्ट क्या है, x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वापस x के नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो पूरा जो आउटपुट निकालोगे क्या आएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3 या माइनस a4। ठीक है, अब देखो ये जो आउटपुट है वो 2 नंबर पॉजिटिव में और 2 नंबर नेगेटिव में। तो ये जो आउटपुट निकालोगे वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी ये आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो नेट का मतलब यही होता है कि जो एक्स के ऊपर है उसको पॉजिटिव कंसीडर करो, जो एक्स के नीचे उसको नेगेटिव कंसीडर करो, वो सारे साइन लेने के बाद उन सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नेट एरिया बोलेंगे। समझ गए ना। तो इसका क्या मतलब होता है ग्राफिकल, इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है वो क्लियर होना चाहिए। निकालते कैसे हो तो आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, समझ गए ना एरिया में। और इसमें देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछता फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू fx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो अगर एरिया निकालोगे तो इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ग्राफ, वो ग्राफ x के ऊपर हो या x के नीचे हो, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। किस केस में, एरिया के केस में। ठीक है ना, एरिया चाहे नीचे हो या ऊपर हो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर एरिया निकालते तो क्या लिखते, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, क्योंकि एरिया से मतलब नहीं होता कि वो नीचे है या ऊपर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए क्या लिखा है, नेट एरिया लिखा है। नेट एरिया का क्या मतलब हुआ, जो ऊपर है उसको पॉजिटिव कंसीडर करो, जो नीचे है उसको नेगेटिव कंसीडर करो, उनको ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन या नेट एरिया। क्लियर हुआ। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, इसको पहला पॉइंट कर लेना, इसको सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। मान लिया कोई फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। ठीक है, हाँ एरिया थोड़े पढ़ रहे हैं, एरिया कैसे करते हो तो आगे करेंगे, बस थोड़ा मैं अंतर बताया दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मान लो एक फंक्शन है fx, उसको तुमने x के साथ इंटीग्रेट किया और उसका आउटपुट क्या आ गया, कैपिटल fx प्लस c। मान लो ये इसका आउटपुट है। ठीक है, किसी फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आया दैट इज fx प्लस c आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब मान लो ऐसे करना है, a से ठीक। अब अगर तुमने मान लो a से b में fx किया तो देखो इसको इंटीग्रेट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल fx प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल fx प्लस c a से b। ठीक है,
ये इसका अभी बताया, ए क्या है लोअर लिमिट और बी क्या है अपर लिमिट। अब क्या करते हैं कि अपर लिमिट क्या है, जहां जहां एक्स होगा वहां अपर लिमिट से रिप्लेस कर दो, यानी एक्स एफ ऑफ एक्स है तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी अपर लिमिट होगा, माइनस जहां जहां एक्स है वहां वहां लोअर लिमिट डाल दो, ठीक, प्लस सी। ठीक है, ये हालांकि पता होना चाहिए, ये फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में क्या डाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां एक्स था एक्स इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट देन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, सी से सी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यानी रिजल्ट क्या आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। ठीक है, तो एक बात क्लियर होना चाहिए कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने सी निकाला था, लिखना कंपलसरी था वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि क्या था वो फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स को डिनोट करता था। यहाँ पर देखोगे तो इसके जो आउटपुट है वो सी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक जगह सी प्लस में आएगा तो दूसरी जगह सी माइनस में आएगा, तो सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स जो होते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, डोंट नीड टू, जो भी है हाँ सी को लिखने की कोई भी नेसेसिटी नहीं है, उसको आपको लिखना ही नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स पे डिपेंड नहीं कर सकता, इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम सी को कंसीडर नहीं करते हैं, करोगे तब भी उसका एडवांटेज नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा अगर उसको डेफिनेट में हमें कन्वर्ट करना है तो उस फंक्शन का जो भी इंटीग्रल वैल्यू है उसमें एक्स को क्या करेंगे, x is replaced by upper limit minus x is replaced by lower limit, बस यही उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, x is replaced by जो उसका इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन में x को अपर लिमिट माइनस x को लोअर लिमिट करेंगे, वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी समझो कि देखो ये आगे आएगा भी, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे जिसके जो इंटीग्रेशन निकालोगे ना वो किसी किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता, जैसे मान लो तुमने ये लोअर अपर लिमिट है, तुमने अपर लिमिट डाला, मालूम चला कि अपर लिमिट में फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट हो, अगर किसी एक लिमिट पर डिफाइन नहीं कर रहे डायरेक्टली तो हमें लिमिट लेना पड़ता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो ध्यान रखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स माइनस लिमिट ये आता है। अगर बी पे मान लो अपर लिमिट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है जो इंटीग्रेट हमने करा है, तो अगर लिमिट लगाना तो उसको ऐसा लगाएंगे, यानी इस पे एलएचएल आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस एफ एक्स, और अगर लोअर लिमिट पे करोगे तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट आएगा आरएचएल, वो आराम से समझ भी सकते हो, देखो बड़ा इजी हुई है। अगर ये मान लो बी है और ये मान लो ए है, तो ए से बी जाना है हमें, तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि ए के आगे जा रहे हैं ना, तो अगर ए के आगे जा रहे हैं तो ए पे क्या लगाना पड़ेगा अपर लिमिट, अब बी के तो पीछे कहानी खत्म हो जाएगी, तो अगर बी के पीछे कहानी खत्म हो जाएगी तो क्या लेना पड़ेगा बी पे लोअर लिमिट। अगर कंफ्यूजन हो तो ग्राफ बना के देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, स्टार्टिंग में तो रहता ही कम से कम, कि उनको लगता है सर ये तो आगे वाला पार्ट है तो प्लस होना चाहिए, ये पीछे वाला है तो आप उल्टा कर रहे हो, तो उल्टा मैं नहीं कर रहा हूँ, उल्टा ऑलरेडी है। ठीक है ना, जब आप सोचोगे कि ए से बी में हमें इंटीग्रेट करना है तो ए के आगे जाना है ना, तो ए के अगर आगे जाएंगे तो उसमें आर चला आता है, और जिसके पीछे जाएंगे उसका एल चलाएगा, तो बी के पीछे कहानी खत्म, तो बी पे एल चला गया, ए के आगे कहानी स्टार्ट हो रही है, ए पे आर चला गया। ठीक है, समझ गए। हाँ बोलो कौन सा डाउट है। नहीं नहीं, जिस पे डिफाइंड नहीं हुआ उसी पे लिमिट होगा, मैं तो दोनों लिख दिया ना, मान लो अगर फंक्शन ए पे डिफाइंड है तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड है तो लिमिट लोगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आएगा, देखो लिमिट में भी हम क्या करते हैं वही तो डालते हैं वैल्यू, डालना तो हमें लिमिट ही रहता है, अब ए प्लस हो तभी तो हम तो यही डालेंगे, बी माइनस हो तभी हम बी ही डालेंगे। ठीक है,
तो अगर कोई फंक्शन डायरेक्टली उस नंबर पे डिफाइंड है तो लिमिट लेने की अननेसेसरी काम मतलब जरूरत ही नहीं है, उसका नीड ही नहीं है। जहां डिफाइंड नहीं होगा वो है हमें लिमिट अप्लाई करना। ठीक, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ सारे बेसिक्स हैं जो इनडेफिनेट में हर जगह यूज होते ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कर लेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर थर्ड पॉइंट देखो इसमें कि मान लो कोई ऐसा लिमिट इंटीग्रेशन आ गया एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स ए से बी में, तो ये तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी है, तो इसमें क्या एमओएस अप्लाई करेंगे, फंक्शन को मान लेंगे। जब फंक्शन को मानोगे तो क्या मानेंगे आप, ये मानेंगे जी एक्स को टी मान लिया तो जी डैश एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। अब चीजों को चेंज करोगे तो क्या आएगा ये, अब देखो दो काम होता है, एक कि आप इसको सोल्व करो, अब ये पूरा फंक्शन किसका बन गया, टी का बन गया। अब सोल्व करोगे तो रिजल्ट भी टी में आएगा सॉरी रिजल्ट भी टी में आएगा। अब टी की जगह पर क्या डाल दो, जी ऑफ एक्स। अब जैसे टी को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करोगे फिर बाद में लिमिट एक्स की जगह पर लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी डाल देना, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जिसको हम फॉलो करेंगे, सेकंड मेथड ही हम फॉलो करते हैं कि अगर किसी भी स्टेप पे मान लो फंक्शन को कुछ लेट करना हो, कुछ मानना हो, तो जैसे तुमने कुछ लेट करा ना, साइमल्टेनियसली लिमिट विद रिस्पेक्ट टू न्यू जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में चेंज करो। जैसे तुमने क्या करा, यहाँ पर वेरिएबल क्या था, एक्स, एक्स था ना यार, तो लिमिट में एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा। लेकिन जैसे आपने क्या किया, इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करके टी में कर दिया, तो ये लिमिट ए बी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर ए लिखते हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में था, बी लिखोगे तो बी एक्स के रिस्पेक्ट में था। अगर नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करा है तो दो तरीके, या तो सोल्व करो फंक्शन को, आंसर फिर एक्स में लेके जाओ, फिर ए और बी रखो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने मान लो इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर दिया तो साइमल्टेनियसली उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी उसके रेस्पेक्ट में चेंज कर लो। कैसे चेंज कर लो, ये देखो यहाँ पर तुमने माना है कि अगर x का मतलब g ऑफ x किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो अगर x को लोअर लिमिट से रिप्लेस करोगे तो t का लोअर आ जाएगा, और अगर x को अपर वैल्यू डालोगे तो t का अपर आ जाएगा। तो अगर अपर और लोअर निकालोगे तो x को a डाल दो, x को a डालेंगे तो लोअर होगा, x का लोअर वैल्यू कितना है, a है ना, तो x का लोअर वैल्यू से रिप्लेस कर दो। तो अगर a से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, g ऑफ a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा g ऑफ a, और यहाँ पर क्या आएगा g ऑफ b। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें आंसर निकालेंगे टी में और वैल्यू भी टी के रेस्पेक्ट में ही डाल देंगे। अब हम एक्स से कोई मतलब ही नहीं, मतलब मान गए फिर भूल गए, हमें काम उससे फिर वापस कोई काम नहीं है। लेकिन इनडेफिनिट में क्या था, इनडेफिनिट में हम मानने के बाद अल्टीमेटली आंसर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में ही देना पड़ता था, अगर याद हो तुम्हें तो। इनडेफिनिट में जिस रेस्पेक्ट में मतलब जो से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन गिवन है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें आंसर को डिफाइन करना पड़ता था। यहाँ उससे मतलब ही नहीं है। अगर आपने आंसर में और क्वेश्चन में अगर किसी वेरिएबल को कुछ अलग वेरिएबल में चेंज कर दिया तो एक और काम करो, साइमल्टेनियसली उसके रिस्पेक्ट में क्या करो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी डिफाइन कर लो। तो क्या होगा, हमें पुरानी चीजों से मतलब नहीं होता है। इसमें एक ये फायदा होता है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में 2 बार या 3 बार मानना पड़ता है, तो 2 बार 3 बार मानोगे, मान लो अभी एक्स को टी माना, फिर मान लो टी को जेड माना, अब फिर आंसर जब निकालोगे तो जेड की जगह टी डालना पड़ेगा, फिर टी की जगह एक्स डालना पड़ेगा, यानी 2 बार डाल के फिर वापस जाना पड़ेगा। उससे बेहतर क्या है कि आपने अगर टी माना तो टी में लिमिट लेके आए, फिर जेड माना तो जेड के लिमिट में लेके आए, और जैसे जेड में आंसर आएगा जेड वाला अपर एंड लोअर अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी हमें पीछे के पार्ट से कोई मतलब नहीं। समझ गए, डाउट किसी को? देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि क्वेश्चंस में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इनडेफिनेट के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। डेफिनेट का थोड़ा टाइप भी कम ही होता है, लेकिन डेफिनेट में एक क्रिटिकल पॉइंट जो होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस लोग जानते हुए या अप्रोच जानते हुए उसके आंसर को नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए।
थोड़ा भी इधर उधर गलत होगा ना, अभी तुम्हें लग रहा हो ना अपर लिमिट लोअर लिमिट बहुत आसान है, जब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें 2 बार करने पे आंसर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई इसमें अगर सही से कैलकुलेट नहीं करोगे तो इसमें एरर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है कि मिस्टेक्स के चांस हो। तो मैं ये बोलूंगा कि कोई स्टेप स्टार्टिंग में हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग में कोई स्टेप आगे पीछे मत होना, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो लेकिन सही हो मैटर करता है। कैलकुलेशन अगर छोटा हो जाए और गलत हो जाए तो वो फिर वो आपका हेडेक भी देगा, नेगेटिव मार्किंग भी देगा और हो सकता है फ्रस्ट्रेशन भी लेके आए और उसका इम्पैक्ट भी पेपर में पड़े। तो बेहतर है थोड़ा टाइम लो लेकिन आंसर सही निकालो, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ एरिया अंडर द कर्व इसी में आएगा लेकिन अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर में करेंगे वो, ठीक है ना, इसमें नहीं आएगा, मतलब इस डेफिनेट में नहीं आएगा, डेफिनेट का मतलब इनडायरेक्टली उसका एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वो बेसिक्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, थोड़ा लिमिट हम लोग खेल खेल लेंगे। करना क्या है कि आपको आज प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, इसका काम क्या है, प्रॉपर्टीज मेन पार्ट है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज तब अप्लाई करोगे जब तुम क्वेश्चंस को करना सीख जाओगे, ठीक है ना, ये नहीं करोगे तो फिर प्रॉपर्टीज सीखने के बाद भी क्वेश्चंस हो गए नहीं। तो हम लोग आज का जो क्वेश्चन है वो इनडेफिनिट के अप्रोच पे, इनडेफिनिट के अप्रोच का ये मतलब हुआ कि आपको इनडेफिनिट तरीके यानी जो हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस करे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना और बाद में उसके लिमिट को डाल के आंसर निकालना है, ठीक है ना, बस आज के लिए यही आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन मैं देता हूं, देखता हूं कितने जल्दी आंसर निकालते हो। अरे बेटा सारे टॉपिक है, तुम टॉपिक क्यों काउंट करवा रहे हो, सारे पढ़ेंगे यार, ऐसे थोड़े कि कुछ नहीं पढ़ा आज तक, कुछ छोड़ा है कि छोड़ देंगे है? देखो दीपकरण का गलत है, स्वास्तिक का सही है, अनवी का गलत है, राजवीर का सही है, अदम्या का सही है, यही है, यही प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ। ये एकदम एक 2 कौड़ी का भी सवाल नहीं है, 1 कौड़ी इसको बोलो, 1 कौड़ी का सवाल है। हाँ 'sin x है तो sin x है, sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, साइन का क्या होता है, अच्छा एक पॉइंट चलो तो साइन का क्या आता है, माइनस कोस 0 से पाई बाई 2, माइनस है तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं, कहीं रखो उसको, वो तो कांस्टेंट नंबर है। अब क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट, ये आएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 0 1, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं इसलिए नहीं दे रखा हूं कि मैं निकाल नहीं सकता, मैं इसलिए दे रखा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा ये है चलो एक और निकालो फिर मैं इसका एक चीज बताता हूँ जो बताने वाला था। 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स dx, आ गया होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 0 से पाई बाई 2, तो वही साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट, साइन पाई बाई 2 1, साइन 0 0, यानी क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको बाय हार्ट यानी याद रखना है, ठीक है ना, और वो ये है कि
साइन का इंटीग्रेशन पाई बाय 2 में करो या कॉस का इंटीग्रेशन पाई बाय 2 में करो, मतलब 0 से, वो दोनों हमेशा 1 आते हैं, ठीक है ना। तो जो याद रखना है वो ये बात याद रखना है कि साइन हो या कॉस हो, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। साइन हो या कॉस हो, बोथ फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और दोनों का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। साइन का भी 2 पाई और कॉस का भी 2 पाई होता है। ध्यान देना एक बात जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये है साइन का, साइन का ध्यान दो, ये पाई बाय 2, पाई, 0, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ठीक है। ध्यान दो एक बात समझो यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट है ग्राफ का और जो ये वाला पार्ट है ग्राफ का, ये दोनों क्या है। अगर मैं यहाँ मिरर रखूं, केवल इस सेगमेंट की बात कर रहा मैं, अगर मैं यहाँ मिरर रखूं पाई बाय 2 पे, तो जो इधर है और जो इधर है दोनों सेम है ना। तो सेम होने का मतलब क्या हो, जहां जितना एरिया इस पार्ट का आएगा उतना ही एरिया इस पार्ट का आएगा। अगर तुम इसका एरिया 1 निकाल लो, अभी तो निकाला हमने, 0 से पाई बाय 2 में साइन का एरिया क्या था, 1 था। तो अगर ये वाला पार्ट 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये होता क्या, ऐसे याद रख सकते हो कि साइन का पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई पीरियड होता है। तो 2 पाई में पाई बाय 2 लेंथ के 4 क्वार्टर बना सकते हैं। एक ये क्वार्टर हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। लेकिन क्योंकि ये पार्ट नीचे है तो इसका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये वाला पार्ट कोई बोले कि एक बात, एक काम बताओ मेरे को, ये आंसर बताओ, पाई से 3 पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स क्या आएगा, -1। क्योंकि लेंथ कितना है, देखो एक क्वार्टर का लेंथ है ना। पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में पाई बाय 2 लेंथ का ही तो है, ये वाला पार्ट आ जाएगा उसमें, एक क्वार्टर लेंथ है। और क्योंकि इसका नीचे है तो क्या आएगा, -1। यानी अगर एरिया वाइज सोचोगे तो एरिया इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, समझ रहे, सबका सब 1 है। तो पाई बाय 2 का कोई भी लेंथ लेके, अगर मतलब 0 से पाई बाय 2 में कोई भी लेंथ लो, हमेशा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो तुमसे देखो बहुत जगह आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तुरंत तुम्हें रिप्लाई करना है कि मान लो तुमसे ये पूछा 0 से पाई साइन एक्स डीएक्स, इसका आंसर बताओ। तो 0 से पाई कितने क्वार्टर आ गए, 2 क्वार्टर आ गए। तो 0 से पाई बाय 2 में 1 है और पाई बाय 2 से पाई में भी 1 है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 2। समझ रहे हो ना, 2 क्यों आ रहा है, मतलब ये बाय हार्ट होने चाहिए, ये बार बार यूज होने वाले टर्म्स है जो हमें याद रखने, ठीक है ना। बस याद ऐसे ही करना है कि एक क्वार्टर में जो हम निकालेंगे वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अगर वो क्वार्टर नीचे है तो -1 आएगा, वो ऊपर है तो +1 आएगा। बस अब हमें ये देखना है कि भाई वो नीचे है या ऊपर है, ठीक है। इसी में तुमसे मान लो ये पूछूं, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे अगर 0 लगा दूं मैं, 0 से 3 पाई बाय 2 साइन एक्स डीएक्स, तो क्या आएगा ये, बिल्कुल सही, 1 आएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि भाई 2 क्वार्टर ऊपर है और 1 क्वार्टर नीचे है, तो जो क्वार्टर नीचे है वो क्या हो जाएगा, वो तो जो नीचे हो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो ऐड करने पे क्या आएगा, -1, सॉरी +1 आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये याद रखना है, बार बार आएगा तो ये नहीं कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ध्यान रखना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता आसान है, निकलता मुश्किल से। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें चाहिए और तुम फील करोगे, मैं बता दे रहा हूँ इसलिए पहले, ठीक है। तो थर्ड में आते हैं, निकालते रहो बताते रहो।
सबका गलत आ रहा है। 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है। जल्दी मत करो, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, रिजल्ट निकलता नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। मैं तुमको आगे से आगाह कर रहा हूँ, वो भी फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टाइम से। बहुत जगह पढ़ लोगे, वो तुम्हें बताएंगे नहीं, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ, अभी केवल एक का सही है, वो है स्वास्तिक। केवल स्वास्तिक का सही है, अदम्य का, अन्वी का, बाकी सबके गलत है। अब अदम्य का सही है। चलो अब सबके सही हो गए। तो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर क्या लिख लेंगे भाई, ये लास्ट क्लास का ही है, लास्ट क्लास का कितना बार कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस 2x/2। बताया था लास्ट क्लास में, डिग्री हो तो भाई रिड्यूस तो करते ही है, रिड्यूस कर दिया 0 से पाई/2। अब ये क्या है, 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस 2x dx 0 से पाई/2। ठीक है, हाफ इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो साइन 2x डिवाइड बाई 2 0 से पाई/2। 2 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि भाई x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, लिमिट डालना सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। मैं फिर बोलूंगा कि अगर कंफ्यूजन है तो भाई पूरी लाइन लिखो, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी तो मर्जी तुम्हारी है, सब लोग अपने आप में तो होशियार समझते ही है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट, यानी एक्स की जगह पाई/2 माइनस साइन पाई/2 डालेंगे तो पाई/2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट 0, ये आ गया। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहानी खत्म। हाफ पाई/2 तो है, साइन पाई/2 कितना होता है, साइन पाई/2 तो 0 होता है भाई, बस सॉरी साइन का पाई कितना होता है, साइन पाई 0, तो 0/2 ये भी 0 हो गया, ये 0 सारे 0 ही है, तो केवल पाई/2 हुआ, ये क्या आएगा पाई/4। देखो बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ प्रैक्टिस ही नहीं करते, उनको लगता है भाई यहाँ से बन जाएगा, कर लेंगे, ना उनका बोर्ड में बनता है ना उनका पेपर में बनता है, बस ऐसे ही करते करते। मैथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट अकॉर्डिंग टू तुम्हारे अनुसार नहीं आएगा, ये मान के चलना।
चलो अगला आंसर फोर्थ का किसी का है तो बताना। मेन पार्ट है वी हैव टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ कॉस, जो अभी 3 है, इनटू लीनियर फॉर्म, यानी 1 डिग्री बनाना है। चलो अदम्या का आ रहा है फोर्थ का -5/6। और किसी का? फिर बोल रहा हूँ 30 सेकेंड 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेना जरूरी है, बस गलत नहीं होना चाहिए। आदत अगर शुरू से रखोगे तो फिर कुछ फायदा होगा। आदतें जो हैबिट्स जो है अचानक से नहीं आती है। हाँ? हाँ, टेस्ट बता दूं, टेस्ट का जो सिलेबस जो मैं बनाया उस बार, वो मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, यही पार्ट ज्यादा है। लिख देता हूँ भाई। ठीक है ना? मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी एंड डेफिनेट, सॉरी डेफिनेट बोलना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फोर्थ का एक आदित्य का आ रहा -1/4, राजवीर का -5/6। देखो अब तुम्हारे बीच में कितने डिफरेंस आ गए बताओ। करना क्या, वही डिग्री रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे भाई? तो कॉस क्यूब वाला फॉर्मूला से। ये हो गया। cos क्यूब का वैल्यू कितना आएगा? cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर डिग्री 3 था, यहाँ पर लीनियर हो गया। अब इसके जगह पर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। उसको इंटीग्रेट करो, लिमिट π/2 से पाई डालो, आंसर बताओ। क्या -5/6 आ रहा है? मान लें 3-4 लोग का तो वही आ रहा है। फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो भाई सावधानी से करो। लिमिट हमेशा, लिमिट को जो हम डालते हैं ना, वही स्टेप हमारा क्रिटिकल स्टेप होता है इसमें। हमेशा मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे डाला करो, पूरा फंक्शन अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है, माइनस होल लोअर लिमिट, ऐसे डाला करो। पहले पूरे फंक्शन में अपर लिमिट डाल दो, ब्रैकेट में बंद करो, माइनस बाहर रखो, फिर पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट डाल दो, ठीक है ना? फिर इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। ये माइनस है ना, ये माइनस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, यही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना? इनकी वैल्यू को पुट कर देना, इनको पुट कर लो, फिर माइनस मल्टीप्लाई कर लो, फिर आराम से सोल्व करो, ठीक है? तो अलग अलग आंसर्स नहीं आएंगे।
अब लो फोर्थ का एक नया आंसर आ गया -4/6। पता नहीं यार तुम लोग करते कैसे हो, मुझे समझ नहीं आता है। या तो सीरियस नहीं रहते हो चीजों में, ऑनलाइन को तुम ऑनलाइन ही मानते हो। हाँ, कोई देख तो रहा नहीं, ना कोई देखने वाला कोई सुनने वाला, अपने हिसाब से करो। चलो देखो भाई 1/4 बाहर है, cos 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 3x/3, और ये क्या है 3 π/2 से पाई, यही रहा। ठीक है, अब लिमिट डालोगे तो देखो, अपर लिमिट डालेंगे तो पाई, साइन पाई तो 0 होता है, तो ये तो 0 आ गया, साइन पाई 3 पाई ये भी सब 0 हो गया, तो 0 आ गया, तो अपर लिमिट तो पूरा 0 आ जाएगा। π/2 डालोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट डालोगे तो ये क्या, देखो ये आएगा साइन 3π/2 अपॉन 3। ठीक है, ठीक है, तो 1/4 ये पार्ट तो 0 है, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला माइनस बाहर निकाल लिया। साइन 3π/2 कितना होता है, -1 अपॉन 3, साइन π/2 कितना होता है 1, तो +3। सही है, तो ये हो गया -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 9 में से 1 गया 8, 8/3। भाई क्या निकाल दिया तुम लोगों ने, लिमिट तो सही है ना, लिमिट π/2 से पाई था, ठीक है, π/2 से पाई लिखा था, cos 3x था, ठीक है, cos, ठीक है, तो यहाँ से cos क्यूब कितना आ जाए, cos 3 + 3 डिवाइड बाई 4, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। cos का क्या आएगा, sin 3/3, बिल्कुल सही है, 3 sin x हो गया, पाई डालेंगे तो sin 3π 0 और sin π ये भी 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट तो 0 हो गया। लोअर लिमिट में sin 3π/2 अपना -1 है, 1/3 है ही, sin π/2 1 आ गया तो +3 आ गया, ऐड करोगे तो कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8/3, 8/3 1/4, ये तो -2/3 आ रहा है। बताओ यार, केवल आदित्य का सही है बस। देखो क्वेश्चंस में आगे आगे भागे तो उससे फायदा नहीं होगा, फिर मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें समझो, मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो सही चीजें बताऊंगा, तुम्हारे लिए फायदा हो, फॉलो करोगे तो एडवांटेज तुम्हारे पास ही रहेगी चीजों का। मैं तुमसे नहीं बोला 2 मिनट में 1 मिनट में आंसर दे दो, फोर्थ का आंसर क्या है, -2/3, क्लियर हुआ सबका। अरे कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इसको अलग करके पुट करो, तुम इसको अलग करके पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एक साथ डालो, लिमिट अलग अलग डालो, भाई एडिशन में है ना। अब एडिशन में तुम इसको अलग से ऐड करो, उसको अलग से ऐड करो, जोड़ो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पे आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम ये बोल लो ये 0 इसको साथ में रखो सर, और ये 0 और इसको साथ में रखो, तो रिजल्ट पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ कर दो, और माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ कर दो, आंसर पे फर्क थोड़ा पड़ेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। किसी को डाउट है तो बोलो भाई, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स है, अगर ये डेफिनेट पार्ट क्लियर नहीं होगा, एरिया के हर एक क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे, और ये चाहे कोई भी एग्जाम दो आना ही आना है क्वेश्चन, बोर्ड से लेके चाहे तुम जेई का दो, बिट्स का दो, जो मर्जी वो दो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे।
किसी को डाउट हो तो बताओ। चलो नहीं तो फिर अब करो। फिफ्थ जिसका है बताना भाई। गलत मत निकालना प्लीज। हाँ चलो एक आ रहा है 3π/16। चलो दो लोग क्या आ रहे हैं सेम। सिक्स पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सिक्स में ये लिखा है वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ आई। अगर सिक्स के रिजल्ट को आई बोलते हैं तो आई कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यानी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है।
फिफ्थ हो गया भाई सबके। ये आंसर है ना सबका, 3 पाई बाई 16। ठीक है, तो वही है, साइन 4 की डिग्री को कम करेंगे, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4 को, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। 1/2 तो बाहर निकाल लो, तो ये 1/4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करो, तो 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। फिर वापस स्क्वायर का डिग्री है, रिड्यूस करना है, डिग्री लीनियर लेके आना है, तो क्या होगा 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x/2। देखो यहाँ पर कहीं भी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि सर ये मेरे को नहीं करने आ रहा, तो इंटीग्रेशन कहीं है ही नहीं, ये तो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है। ट्रिगो में ही सारा है, देखो सारा का सारा कंसेप्ट ट्रिगो का, यहाँ इंटीग्रेशन कहीं नहीं है। अपने आप को मतलब मूर्ख मत बनाओ। अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिगो का चीजों को रिविजन करो, नहीं करोगे फिर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन कहीं नहीं है। अभी तो हम डिग्री रिड्यूस कर रहे हैं, अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बाहर 1/8 हो जाएगा 2 माइनस 4 cot 2x। अब ये आ गया 1/8 2 प्लस 3 माइनस 4 cos। अब ये डिग्री जो 4 में था वो देखो सारे लिनियर में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है इसका इंटीग्रेशन करो, और लिमिट क्या लगाना है 0 से π/2। अब देखो कितना छोटा टर्म था, एक ही टर्म था, तुमने देखो इतना बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, होगा मैथ्स में बहुत सारी चीजें है। मैथ्स में कैलकुलेशन अगर है तो आराम से कर ले जाओगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ कर लोगे, फोर्थ नहीं फिफ्थ कर लोगे ना, यही आंसर है 3 पाई बाई 16। ठीक है, हाँ आंसर कॉस में आएगा, लेकिन हमें बताना है कि उसका आउटपुट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो गया, या आप बता नहीं सकते। मे भी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब वही है कि हम क्लेम नहीं कर सकते कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
कॉस की टर्म में आंसर बताने के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव भी बताओ। सिक्स का 2 -2 आदित्य का सही है और राजवीर का भी सही है और दम्या का गलत है। सात वाला वो जो है ln 1 - t, नीचे भी 1 - t, जो नीचे का लिमिट है 0 है और ऊपर का लिमिट है 1 - e⁻²। 1 - e⁻²।
7 आया, 6 हुआ कि नहीं हुआ? सिक्स में जब आंसर निकालोगे तो ये आएगा 2 cos, जो निकाला है 2 cos 2 माइनस cos 3, ये आंसर आ रहा है। अब इसके बारे में बोलना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो देखो cos का ग्राफ बनाओगे ऐसे था, ये कितना होता है, ये होता है π/2। π/2 का क्या मतलब हुआ, 3.14/2। ध्यान रखना 2 और 3 रेडियन में, डिग्री में नहीं है कि 2 और 3 यहां मान लो। तो 3.14/2 कितना हो जाएगा, 1.57। यानी ये जो नंबर है, ये नंबर ये 1.57 है। ठीक है, आगे जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये पाई आएगा। पाई कितना होता है, 3.14, यहाँ पाई होता है। तो यहाँ पर कहीं 3 होगा और यहाँ पर कहीं 2 होगा। 2 3 है ना, तो यहाँ 2 हो, यहाँ 3 है। तो ये वाला जो वैल्यू है ये cos 2 है, और ये जो वैल्यू है वो cos 3 है। और cos 2 cos 3 में कौन बड़ा है, cos 2 बड़ा है और cos 3 छोटा है। तो तुमने क्या किया है, ग्रेटर नंबर में से लेसर नंबर को माइनस किया है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव है। अरे -2 -3 थोड़े है, अरे 2 3 है यार, ये वैल्यू 2 है, ये 3 है, -2 थोड़े है। 2 पे जो वैल्यू है ना, अगर नेट वैल्यू की बात करो केवल cos 2, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये वाला कम नेगेटिव है और ये वाला ज्यादा नेगेटिव है ना। अबे हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि भाई अगर ग्रेटर नंबर में से, अगर मतलब ग्रेटर नंबर से अगर लेसर नंबर को माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इसका साइन और इसका साइन कैसा, उसे क्या मतलब है, अगर कोई बड़ा नंबर है उसे छोटे को माइनस करोगे डिफरेंस ऑलवेज नेगेटिव आएगा। मान लो अगर इसको -3 मान लेते हैं और ये -8 मान लो, भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन -3 लेसर नेगेटिव है, ये ग्रेटर नेगेटिव है। तो नेट में ये बड़ा है और छोटा है, तो देखो +5 आ जाएगा। चलो भाई, कुछ लोग का आ रहा है 7th का 2 आ रहा है।
नेगेटिव, अरे यार अभी तो समझाया, नेगेटिव कैसे आएगा? तो आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है, 2 cos 2 - 3 है, तो आंसर तुमने गलत निकाला है, साइन का तुम्हारा उल्टा है, ठीक है, चेंज करो उसको। चलो हो गया। 7th का कितना है भाई? और किसी का? हो गया। आया कि नहीं आया? एक ही 7th नहीं आ रहा क्या भाई? इसको टी मानोगे तो नीचे dt मिल जाएगा ना यार, सिंपल है, तो जल्दी करो। सेवंथ किसी का आया? एक का आया वो सर, स्वास्थी का आया।
आदित्य का आया, 3 लोगों का आया। नहीं हो, यही है ट्रिक, कोई नहीं है होमवर्क में, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए दे रखा है। अब देखो बहुत सारे, कहीं रेफरेंस मत देखना, खुद से करोगे तभी सीखोगे, ध्यान देना। यहाँ पर कोई तुम्हें ना जज करने वाला ना कुछ करने वाला, खुद का जज खुद ही करो, ठीक है। चलो बता देना, कोई 8th का आंसर निकाला किसी ने? चलो मैं लिख देता हूँ फिर, ठीक है किसी। 3 ln 3/8, ठीक है। ये वाला होमवर्क है, ये करके आना कल या नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, वो ध्यान से करना, ठीक है। ठीक है, पेपर का बता दिया सिलेबस मैंने। लास्ट के 3 टॉपिक, मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। 7th का 2 है, ठीक है। 2 नहीं, -2 7th में माइनस फंक्शन आईटीएफ, नहीं फंक्शन आईटीएफ तो लास्ट लेक्चर में दिया ही था, मतलब लास्ट टेस्ट में। लास्ट टेस्ट में तो देखो फंक्शन आईटीएफ और टैंजेंट नॉर्मल ही था, ठीक है। इसलिए इस बार मैंने थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा से लिया नहीं हमने टेस्ट कोई भी, ना ही हमने मोनोटोनिसिटी पे दिया था, ठीक है। इसलिए मैंने इस 3 पार्ट को इंक्लूड किया, ठीक है। ठीक है, चलो फिर, ठीक। और कोई डाउट किसी को नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। अरे 7th बताया तो सही।
ln वाले पार्ट को t मानोगे ना तो ये dt मिल जाएगा, बोल तो दिया, ठीक है। हाँ हो जाएगा। अरे कैलकुलेट तो करो भाई, कैलकुलेट करोगे तब तो आएगा, कैलकुलेट करो पहले, करोगे अपने आप आएगा वो। e की पावर -2 है ना, तो ln जब लगाओगे तो अपने आप -2 आएगा वो, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके।